वेलकम टू द सीरीज A to Z ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग कंप्लायंसेस। आज है डे 5। इससे पहले जब हमने डेजिग्नेटेड पर्सन्स, इनसाइडर और कनेक्टेड पर्सन को डिस्कस किया तो हमने एक टर्म को यूज किया था, दैट इज अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। Unpublished price sensitive information is the main element of insider trading regulation. The idea is to protect the unpublished price sensitive information, and nobody should take the advantage of having UPSI while trading in the shares of the company. So this is the main element of insider trading regulation. So today we are going to discuss about unpublished price sensitive information or UPSI in detail, and practically आपको समझ में आएगा कि unpublished प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे प्रोटेक्ट करना है। सो बिफोर वी स्टार्ट देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक any confidential information of the company is considered as UPSI? कंपनी की कोई भी confidential information को क्या हम unpublished price sensitive information बोल सकते हैं? confidential information कुछ भी हो सकती है। इनफैक्ट आपके जो HR रिकॉर्ड्स हैं, एम्प्लॉय के जो रिकॉर्ड्स हैं, ये सब भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। लेकिन क्या ये अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है? दिस इज अ क्वेश्चन. So let's understand this. So first of all, I would like to clarify that confidential information does not mean that it will be treated as unpublished price sensitive information. Unpublished price sensitive information के लिए confidentiality is one of the aspect, but there is one more aspect which we are going to discuss. So अगर आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, there are three element of unpublished price sensitive information. Number one is information related to company or its security, यानी कि जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो कंपनी से रिलेटेड होनी चाहिए या फिर उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड होनी चाहिए। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, यानी कि कोई XYZ कंपनी की इन्फॉर्मेशन है या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है या किसी कंट्री की कोई इन्फॉर्मेशन है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन को हमें कंसिडर नहीं करना है। सेकंड जो एलिमेंट है वो है नॉट जनरली अवेलेबल टू पब्लिक, यानी कि कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। इसका ये मतलब है कि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी की वो ऑलरेडी कंपनी के या तो वेबसाइट पे होती है या फिर BSE NSE के वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, UPSI की जो हम बात कर रहे हैं, इसका जो दूसरा एलिमेंट है कि ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं होनी चाहिए। UPSI के लिए एक और एलिमेंट है, एक थर्ड एलिमेंट है, वो एलिमेंट है कि ये इन्फॉर्मेशन जो कि अभी पब्लिक के पास नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन अगर पब्लिक डोमेन में जाती है तो ये आपके स्टॉक प्राइस को या फिर आपके शेयर प्राइस को मटेरियली इम्पैक्ट कर सकती है। तो अगर किसी इंफॉर्मेशन में ये तीनों एलिमेंट हैं तो आप उसको अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के क्या एलिमेंट्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि रेगुलेशन में ही कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को आप UPSI बोल सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला है आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स, यानी कि आपकी जो बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग से पहले जो आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, जो आपकी परफॉर्मेंस है, वो एक अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है कंपनी से रिलेटेड है, कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड है, कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड है। नंबर टू, ये जो इन्फॉर्मेशन है कंपनी के कुछ ऑफिशियल्स को पता है लेकिन ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। और थर्ड, अगर हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स को पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज कर देते हैं तो देयर आर चांसेस कि इससे हमारा जो स्टॉक प्राइस है वो मटेरियली इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसलिए जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में आएंगे। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल जो दिया गया है रेगुलेशन में, डिविडेंड का। थर्ड है चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। फोर्थ, ऑफ कोर्स अगर कोई मर्जर, डी मर्जर, एक्विजिशन, डी लिस्टिंग, डिस्पोजल एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस हो रहा है तो इस तरह की भी जो इन्फॉर्मेशन है वो UPSI की कैटेगरी में आती है।
फिफ्थ, चेंजेस इन की मैनेजरियल पर्सनल, यानी कि जो कंपनी के KMPs हैं, अगर हम बात करें मैनेजिंग डायरेक्टर की, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर रिजाइन कर रहे हैं कंपनी से, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपके प्राइस को इम्पैक्ट कर सकती है। सो दैट इज वाई चेंज इन की मैनेजरियल पर्सनल जो है वो UPSI की कैटेगरी में आएगा। अब बात करते हैं कि मटेरियल इवेंट का क्या कनेक्शन है UPSI से। सबसे पहले समझते हैं मटेरियल इवेंट क्या है। मटेरियल इवेंट को बताया गया है रेगुलेशन 30 सेबी LODR में। अगर आप सेबी LODR का रेगुलेशन 30 देखते हैं तो वहाँ पे एक शेड्यूल को रेफर किया गया है, शेड्यूल 3, वो भी LODR का ही शेड्यूल है। उस शेड्यूल में ये बताया गया है कि अगर कंपनी में ये इवेंट होते हैं तो ये मटेरियल इवेंट माने जाएंगे, और इस तरह के जो इवेंट हैं वो हमें स्टॉक एक्सचेंजेस को इंटीमेट करने हैं। तो ये जो कंप्लायंस है ये तो LODR की है, रेगुलेशन 30 की। तो पहले क्या था कि ये सारे के सारे जो इवेंट हैं इनको रिकॉग्नाइज किया गया था अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाय द इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन एज वेल। यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन में ये मेंशन था कि अगर कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जो रेगुलेशन 30 में मेंशन है, रेगुलेशन 30 ऑफ LODR में मेंशन है, तो ये ऑटोमेटिकली अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन बाद में इसको ओमिट कर दिया गया। अब मान लीजिए कि आपको पता है कि अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या है। अब आपको क्या करना है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन का जो मेन एम है वो ये है कि ये जो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है इसे आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। और जब मैं बात कर रहा हूँ प्रोटेक्ट की, तो आपको अटमोस्ट ड्यू केयर करना है इस अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का। अब मान लीजिए कि आप एक कंपनी में एम्प्लॉय हैं, डेजिग्नेटेड पर्सन है या सीनियर मैनेजमेंट में है, और आपके पास एक अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। कल को अगर ये इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है तो आप पे भी क्वेश्चनिंग आएगी कि आपने इसका अटमोस्ट टेक केयर नहीं किया, इसी वजह से ये लीक हुई है। तो आपकी भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप UPSI को प्रोटेक्ट करके रखें। तो इसी से रिलेटेड ये जो मैंने आपको मेन एम बताया, इसी से रिलेटेड रेगुलेशन में कुछ क्लॉजेस दिए गए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है, अगर मैं बात करूँ रेगुलेशन 3 के सब रेगुलेशन 1 की, तो यहाँ पे मेंशन है कोई भी इंसाइडर, इंसाइडर कौन है, जिसके पास UPSI है। तो अभी हमने जो एग्जांपल समझा, जैसे ही आपके पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आ जाती है तो आप बन जाते हैं इंसाइडर, और एज एन इंसाइडर आपको इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट नहीं करना है किसी को ये प्रोवाइड नहीं करना है, और यहाँ तक कि किसी को अलाउ भी नहीं करना है टू एक्सेस दिस UPSI, राइट। अब ये जो UPSI है आपको अपने पास ही रखना है until and unless this information is required to be shared for the legitimate purpose। legitimate purpose क्या होता है, यानी कि ऑफिशियल पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप जो है एक फंड रेज एक्टिविटी में है और आपको मर्चेंट बैंकर को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, और वो जो इंफॉर्मेशन है दैट इज अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो इस केस में क्योंकि ये एक लेजिटिमेट पर्पस के लिए है, तो आप इस तरह की इंफॉर्मेशन को अपने मर्चेंट बैंकर को पास ऑन कर सकते हैं। बट जैसे ही आप ये इंफॉर्मेशन अपने मर्चेंट बैंकर को पास ऑन करेंगे तो आपका मर्चेंट बैंकर भी इनसाइडर बन जाएगा, क्योंकि जो रूल है, रूल यही है कि जिसके पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो इनसाइडर बन जाएगा। तो जैसे ही वो इनसाइडर बनेगा तो आपके जो इनसाइडर ट्रेडिंग का कोड है वो उस मर्चेंट बैंकर पे भी या उस थर्ड पार्टी पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा, और उसको भी इनसाइडर ट्रेडिंग के कोड को कंप्लाई करना है। तो पहली बात तो ये थी कि आपको इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट नहीं करना है, लेकिन आप कर सकते हो फॉर द लेजिटिमेट पर्पस। जिस भी पर्सन को आप इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हो वो पर्सन भी इनसाइडर की कैटेगरी में आ जाएगा। और प्रैक्टिकली जब भी आप अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करते हैं तो वहां पर एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है आपके और थर्ड पार्टी के बीच में, तो वो भी आपको इंश्योर करना है। इसके बाद अगर आप सब रेगुलेशन 2 को देखते हैं तो सब रेगुलेशन 2 एक स्टेप आगे है। पॉइंट नंबर 1 में यानी कि सब रेगुलेशन 1 में ये जो रेस्ट्रिक्शन थी ये थी इनसाइडर पे, कि इनसाइडर को कम्युनिकेट नहीं करना है।
बट एट द सेम टाइम सेबी ने ऐसे पर्सन को भी इसमें कवर कर दिया है कि अगर आप किसी इनसाइडर से ये इंफॉर्मेशन प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप सक्सेसफुल हो चुके हैं उस इंफॉर्मेशन को प्रोक्योर करने में, देन यू आर ऑल्सो वायलेटिंग सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन। नाउ लेट्स टॉक मोर अबाउट लेजिटिमेट पर्पस। लेजिटिमेट पर्पस जो है इसको बाद में इंसर्ट किया गया था insider trading regulation में। So the SEBI regulation says the board of director of company shall make a policy for determination of legitimate purpose as a part of code of fair disclosure and conduct। तो insider trading regulation के अंदर आपको दो पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी होती है। पहली कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर एंड कंडक्ट, और दूसरी जो आपकी मेन पॉलिसी होती है इनसाइडर ट्रेडिंग पॉलिसी या इनसाइडर ट्रेडिंग कोड। सो एक क्लॉज आपको मेंशन करना है स्पेसिफिकली जो आपका कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर है, एंड दैट क्लॉज विल बी फॉर लेजिटिमेट पर्पस। यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है जो फर्दर लेजिटिमेट पर्पस को एक्सप्लेन करता है। लेजिटिमेट पर्पस बेसिकली क्या हो सकता है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि अगर आप एज एन इनसाइडर कोई अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं किसी पार्टनर के साथ, लेंडर के साथ, कस्टमर के साथ, सप्लायर्स के साथ, ऑडिटर्स के साथ फॉर सम ऑफिशियल पर्पस, और वो जो इंफॉर्मेशन है उस थर्ड पार्टी के लिए रेलिवेंट है, सो देन यू कैन कॉल इट legitimate purpose. But you will have to establish it very carefully that you are passing this information to a particular auditor or a consultant because it is required for the official use and it is in the ordinary course of business. So ये जो specific clause है आपको अपने कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर में इनकॉर्पोरेट करना है। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सब रेगुलेशन 2B। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि जैसे ही आप कोई अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते हैं किसी थर्ड पर्सन को, तो दैट थर्ड पर्सन विल बिकम इनसाइडर, और आपको उस थर्ड पर्सन को एक नोटिस सर्व करना है, बेसिकली एक ईमेल के थ्रू एक नोटिस भेजना है कि बिकॉज यू आर हैविंग द अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, सो यू विल बी अबाइड बाय द insider trading policy of our company. Now let's see, we have already discussed that you can share UPSI for legitimate purpose. फर्दर रेगुलेशन में कुछ ऐसे इवेंट दिए गए हैं, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस को समझाया गया है दैट यू आर अलाउड टू कम्युनिकेट UPSI। अब वो कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है इनको एक बार देख लेते हैं। पहला जो है वो है ओपन ऑफर अंडर टेक ओवर रेगुलेशन, and where the board of director of the company is of informed opinion that sharing of such information is in the best interest of the company. Now there is one more transaction जहाँ पे कि ओपन ऑफर नहीं है और आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं दे आर इन द इन्फॉर्म्ड ओपिनियन दैट शेयरिंग ऑफ दिस UPSI विल बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। और ये जो इंफॉर्मेशन है जब आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है, यानी कि आपकी कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन चल रही है और वो जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए आपको उस इन्वेस्टर को या फिर उस कंसल्टेंट को UPSI शेयर करनी है। अब जैसे ही आप UPSI शेयर करते हैं और उसके बाद जब ये ट्रांजैक्शन मटेरियलाइज हो जाती है तो ट्रांजैक्शन से 2 ट्रेडिंग डेज पहले वो पर्टिकुलर UPSI आपको पब्लिक डोमेन में डिसेमिनेट करनी है, यानी कि आपको वो इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज को भेजनी पड़ेगी। Now we have already talked about non-disclosure agreement. So यहाँ पर यही मेंशन किया गया है that whenever you are sharing information under sub regulation 3 जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था, so you have to ensure कि आप जो है उस पार्टी के साथ या फिर उस इन्वेस्टर के साथ एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और वो जो पर्सन होगा that will not trade in the shares of the company while in the possession of UPSI. So this is the thumb rule. If anybody who has UPSI, that person is insider, and that insider is not allowed to trade in the shares of the company while having the possession of that UPSI. So this is the thumb rule. So this was all about unpublished price sensitive information. Thank you.